हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, काल विभाजन एवं नामकरण। हमें इसके अंदर ये पढ़ना है, ठीक है। सो आदिकाल का विभाजन पढ़ना है, उसका नामकरण पढ़ना है, उसकी जो परिस्थितियां हैं राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, वो सारी परिस्थितियों को हमें पढ़ना है। और सारी परिस्थितियां पढ़ने के बाद हमारा ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। साहित्य मानव समाज के विविध भावों एवं नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से तद्युगीन मानव समाज को जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी काल विशेष के साहित्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों के सापेक्ष होती है। सीधी बात इसमें ये बताई जा रही है जैसे हम बात करें अगर हड़प्पा संस्कृति की, तो आप सभी हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन जानते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने सुना पढ़ा ज़रूर होगा। तो बात ये रही कि वो हमें कैसे पता लगी। वो हमें पुराने टाइम में जो हमारा आदिकाल का टाइम था, उसका हड़प्पा का आदिकाल का टाइम था, उससे हमें पता लगा कि व्हाट इज़ हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसका एंड कैसे हुआ, क्या हुआ, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि साहित्य के बारे में भी हमें पुराने टाइम से ही पता लगता है, कोई नया नया पता नहीं लगता, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जो हिंदी भाषा हम बोलते हैं, जो मैं बोल रही हूँ, उसके अलावा बहुत तरीके की हिंदी भाषा है। अब्रज है, ब्रज है, बागदी है, पाली है, बहुत सारी है जो ज़्यादा दूर नहीं, हमारे ही आसपास की जगहों पे बोली जाती है। यूपी, MP, महाराष्ट्र और बिहार, इन सब जगहों पे बोली जाती है, ठीक है। अब उस सब को बोला जाता है कि सब कुछ छान पीट के जो पता लगा, यही पता लगा कि संस्कृत से ही यहाँ पर हमारी हिंदी भाषा का उद्भव हो पाया है। मतलब जो हमारा हेड था वो संस्कृत था, और संस्कृत हेड होने के बाद ये बात रही कि संस्कृत तो संस्कृत है ही, लेकिन उसके बाद और तरह की भाषाओं के बारे में हमें पता लग पाया बिकॉज ऑफ संस्कृत। तो आदिकाल, काल का विभाजन क्या है, अब हम वो पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभ से लेकर अब तक के विकास की विभिन्न प्रवृत्तियां, रचना, कृतिकार और उनकी विशेषताओं की जानकारी आवश्यक है। आपके पाठ्यक्रम में हिंदी कविता प्रत्येक काल की प्रमुख धाराएं और हिंदी गद्य विधाओं का विकास, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध निर्धारित किए गए हैं। इसी उद्देश्य से इस पाठ के द्वारा विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में भी संक्षिप्त जानकारी देने के लिए अलग अलग शीर्षकों के अधीन आदिकालीन काव्य धाराएं, भक्तिकालीन काव्य धाराएं, और जिसके अंदर ये सब आती है प्रेमाश्री, ज्ञानाश्री, रीतिकालीन काव्य धाराएं और आधुनिक कालीन काव्य धाराओं पर अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है। अब ये कि आप जानना चाहेंगे कि साहित्य के इतिहास में काल विभाजन या विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न नामों का सार्थकता क्या है। किसी विशेष युग में खास ढंग की ही रचनाएं मिलती है, खास प्रकार की प्रवृत्तियों की प्रमुखता होती है, इन्हीं के आधार पर उस युग का नाम रख दिया जाता है, ठीक है। वही वाली सेम चीज़ कि संस्कृत से हमारी सारी हिंदियों की उद्भव हुआ, और लेकिन नाम कहाँ से पड़ा, संस्कृत से ही पड़ा है, ठीक है। संस्कृत ही उद्भव का एक वो माना जाता है मेन स्रोत, हमारा सोर्स। साहित्य के इतिहास का अध्ययन प्रत्येक समय की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करके किया जाता है, और उसी को काल विभाजन बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि चीज़ों को, अब जैसे संस्कृत के बाद पाली, अब ब्रज भाषा, बागदी भाषा, सब भाषाओं को डिवाइड किया गया, वो ही काल विभाजन कहलाता है। हमारे बोलियों का, हमारे साहित्य का, हमारे अभिनेताओं का, हमारे अभिनय का, किसी भी चीज़ का, तो काल विभाजन इसी बेस पर किया जाता है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत करने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को जाता है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपने 9th, 10th, 11th, 12th के टाइम पे कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में डिवाइड कर दिया। पहला वीर गाथा काल, जो 1050 से 1375 तक की, या फिर 993 से 1380 तक की है। पूर्व मध्य काल में 1375 से 1700 की है, या 1318 से 1643 की है। उत्तर मध्य काल है और आधुनिक काल है, ठीक है। अब ये काल जो है हमारे डिवाइड हो गए। पहले स्टार्टिंग का वीरगाथा काल, फिर उसके थोड़े से बाद का पूर्व मध्य काल, फिर उसके बाद का उत्तर मध्य काल, फिर जो अब चल रहा है आधुनिक मध्य काल,
ये वो है आधुनिक काल, ये वो वाला काल है जो अब चल रहा है। आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल भी कहा है, वह इसलिए कि विधा की दृष्टि से उनमें गद्य की प्रमुखता है। इस प्रकार का विभाजन इन कालों की रचनाओं की विशेष बहुप्रचलित प्रवृत्तियों के अनुसार ही किया गया है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि किसी काल में अन्य प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। एग्जाम्पल के लिए भक्ति काल और रीति काल में भक्ति और रीति संबंधी रचनाओं के अतिरिक्त वीर रस की भी अन्य काव्य प्राप्त हुए हैं। वीर रस का भी कह रहे हैं कि देखा गया है, ठीक है। सिर्फ भक्ति काल का ही नहीं देखा गया, ये सब चीज़ें जो हुआ करती थी बस वो सब ही नहीं देखी गई है, बल्कि ये चीज़ें भी देखी गई थी, ठीक है, वीर रस वाली। उसके अलावा इन्होंने बोला कि इस प्रकार के काल विभाजन में किसी एक प्रवृत्ति के प्राधान्य को ही आधार माना गया है और अन्य प्रकार की रचनाओं को गौण स्थान दिया गया है। आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ? हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण के संबंध में विविध नाम दृष्टिगोचर हुए, मतलब दिखाई दिए। किसी साहित्य युग का नामकरण उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर रखा जाता है। ऑब्वियसली बात है, किसी भी चीज़ का नाम, मतलब किसी चीज़ का नाम, इंसान का नहीं, किसी चीज़ का नाम उसके उदय होने के, उसके चलने के और उसके हर तरीके की चीज़ को देखकर रखा जाता है। इस संबंध में विचार करने वालों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और बहुत सारे विद्वान इसमें प्रमुख हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नामकरण वीरगाथा काल किया है और शुक्ल जी ने इसे 12 रचनाओं के आधार पर मानकर इसका नाम वीरगाथा काल रखना उचित समझा। और वो 12 रचनाएं क्या है? पहली विजयपाल रसो, दूसरा हम्बीर रसो, तीसरा कृतिलता, चौथा कृति पताका, खुमान रसो, बीसल देव रसो, पृथ्वीराज रसो, जयचंद्र रसो प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रसो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। ये 12 की 12 रचनाएं आपको याद रखनी है स्टूडेंट, बहुत ज़रूरी है। इस संबंध में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से 3 विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियाँ और बीसल देव रासों को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक है। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल भी रखा जा सकता है, ठीक है। वीरगाथा काल इन्होंने बोला है स्टार्टिंग में कि मैं ये रखना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसको 12 पार्ट्स में जब डिवाइड करा तो आगे ये बोल दिया कि वीरगाथा काल भी हो सकता है। भाई मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। शुक्ल जी द्वारा गिनाई गई इन रचनाओं में से ज़्यादा अप्रामाणिक और नोटिस मात्र है। इस प्रकार शुक्ल जी द्वारा जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया गया था वो आधार विलुप्त प्रतीत होते हैं, मतलब बिल्कुल गायब है, उनका पता ही नहीं लगा। इसके अलावा शुक्ल जी ने तत्कालीन धार्मिक साहित्य को उपदेश प्रधान मानकर उन्हें साहित्य की कोटि में ही नहीं रखा। इन नई खोजों से जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं उनकी भी प्रवृत्तियों का अध्ययन किया गया है और इस प्रकार वीरगाथा काल नाम अब मान्य नहीं रहा है। ये इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी सिनेमा से। देखो सिनेमा, ये बोला जाता है कि सिनेमा की ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो स्टार्टिंग में इंडिया ने बनाई, लेकिन वो रिकॉर्ड में है ही नहीं क्योंकि संभाल कर रखी नहीं गई, ठीक है। तो उसी तरीके से सेम साहित्य में भी इन्होंने बोला कि साहित्य में भी ये चीज़ है और ये चीज़ जो रखी गई है साहित्य में उसका एक तरीके से विलुप्त है, वो गायब है, उसका पता ही नहीं लग पाया कि वो चीज़ कहाँ गायब हो गई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल की कला विधि सन 750 से 1375 तक मानकर इसे 2 भागों में बांट दिया, संधि काल में और चारण काल में, ठीक है। उन्होंने संधि काल में जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य को और चारण काल में वीरगाथात्मक रचनाओं को रखा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर दिया। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश और हिंदी के इस युग की सिद्ध सामंत युग कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रस्तुत साहित्य की प्रधानता है और सामंत शब्द चारण कवियों की एक स्तुतिकरण रचनाओं की प्रेरणा स्रोत की ओर संकेत भी करता है। मतलब राहुल सांकृत्यायन इसको अपभ्रंश और हिंदी भाषा के रूप में डिवाइड कर रहे हैं कि ये जो है इस हिसाब से डिवाइड हो गया है और इसको डिवाइड करना भी है और ये चीज़ बिल्कुल अलग है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला कि हिंदी साहित्य के इतिहास इस प्रारंभिक काल को आदिकाल कहना उपयुक्त समझा है। उन्होंने ये नामकरण भी सर्वथा दोष रहित नहीं है
आदिकाल नाम भी भ्रामक धारणा उत्पन्न करता है। इस नाम से ये लगता है कि ये काल स्वतंत्र रूप से विकसित होने वाले पूर्ववर्ती परंपरा और काव्य रूढ़ियों से मुक्त एवं सर्वथा नवीन साहित्य काल है। लेकिन पूर्ववर्ती अभ्रष्ट साहित्य से प्रभावित होने की वजह से हम हिंदी के स्टार्टिंग साहित्य को स्वतंत्र और नूतन किसी काल का नामकरण इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में भी देख सकते हैं। मतलब सीधी बात इन्होंने ये बोली है कि स्टार्टिंग और ये सब के तौर पे हम ये सब चीज़ें रख सकते हैं, बट मैं तो हजारी प्रसाद कह रहे हैं, मैं तो इसको आदिकाल का नाम ही उचित समझूंगा और आदिकाल ही इसका नाम होना चाहिए। आदिकाल की परिस्थितियाँ राजनीतिक। उत्तर भारत में हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य उनकी मृत्यु के बाद विघटित हो गया था। राजपूतों का अभ्युदय हुआ और उनके छोटे छोटे राज्य बन गए जो लगातार युद्ध और संघर्ष में अपनी शक्ति आगे बढ़ा रहे थे। 1200 ईस्वी तक राजनीति का केंद्र कान्याकुब्ज प्रदेश था। 1175 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया और 1193 में पृथ्वीराज की पराजय के बाद आक्रांताओं के लिए भारत का द्वार खुल गया। 1194 में कन्नौज का केंद्र टूट गया और 1206 तक बंगाल सहित उत्तर भारत में एक नए विदेशी शासन की स्थापना हो गई। पृथ्वीराज की पराजय के बाद गुजरात के स्वाधीन जैन कनौज राजाओं ने तब तक साहित्य और संस्कृति को संरक्षण दिया जब तक 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की वजह से खुद गुजरात पराधीन नहीं हो गया। गुजरात का ये संरक्षण केंद्र कुमारपाल के समय से ही प्रारंभ हो गया था और जैनाचार्य हेमचंद का प्रभाव और उनकी कृतियां इस तथ्य की साक्षी है। दास खिलजी और तुगलक वंश के पठानों का समस्त शासनकाल मंदिरों, पुस्तकालयों और संस्कृति के केंद्रों को नष्ट किए जाने का काल है। उत्तर भारत में संघर्ष और सुरक्षा के इस काल की साहित्यिक कृतियों की अनुपलब्धि अधिक आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, मतलब ये कि पहले भाई हर्षवर्धन ख़त्म हुए, उसके बाद फिर राजपूत आ गए, फिर उसके बाद कान्याकुब्ज प्रदेश का वो हो गया, फिर मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया, फिर 1139 में पृथ्वीराज पराजय, फिर 1194 में कन्नौज का केंद्र टूट गया, 1206 में बंगाल के साथ उत्तर भारत में एक नए विदेशी शासन की स्थापना हो गई। उसके बाद 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ये सब जो लिखी है ये सब कुछ है और लास्ट में जाकर उत्तर भारत में संघर्ष और सुरक्षा को देखते हुए इस साहित्य का निर्माण होना कंपलसरी था। धार्मिक परिस्थितियों की दृष्टि से विचार किया जाए तो मुसलमानों के प्रवेश से पूर्व हिंदी प्रवेश में बौद्ध और हिंदी विचारधारा में संघर्ष चल रहा था। काशी हिंदुओं का और नालंदा बौद्धों का मुख्य केंद्र था। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग से सिद्ध साहित्य मिलता है। शंकराचार्य के समय से ही बौद्ध प्रभाव जो है समाप्त होने लगा था। 10वीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म की हीन यानी विचारधारा विज्ञान की गुहाएं साधना की ओर भी जा चुकी थी। मुसलमानों के आक्रमण और नालंदा की समाप्ति और ध्वंस के बाद ये नामपंथी विचारधारा बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर ये सब जो चल रहा था हिंदू मुसलमानों का आपस में युद्ध वगैरह और इधर से उधर राज्यों को जीतना सब करना, उस बीच में इस साहित्य का निर्माण हुआ। सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक विशृंखलता एवं उथल पुथल के युग में सुसंगठित और व्यवस्थित समाज की आशा नहीं की जा सकती। 7वीं से 10वीं शताब्दी तक बाहर से आई हुई बहुत सारी जातियों को हिंदू समाज आत्मसात करता रहा। वर्ण व्यवस्था नाम मात्र की रह गई। नई नई जातियों का उद्भव हो गया। हिंदू समाज में पुराने संगठन के ढांचे बदल गए और बदलने की वजह से ही बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हुए, सब कुछ हुआ। ब्राह्मणों के सामने बहुत सारी जातियाँ आके खड़ी हो गई। मुसलमानों का भी दबदबा इस टाइम पर था। मुसलमानों की जातियाँ बहुत सारी डिवाइड हो गई, सब कुछ हो गया। और इस सब के बाद देखने के बाद ये हुआ कि इस साहित्य का जो निर्माण था वो सामाजिक तौर पे बहुत अच्छे तरीके से हो गया था, क्योंकि जातियाँ बहुत सारी डिवाइड हो चुकी थी। इस वजह से साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से उत्तर भारत की समकालीन कृतियों की भाषा कोई भी हो, उनकी प्रवृत्तियों में पर्याप्त समानताएं मिलती है। थोड़े कालांतर से उत्तर और दक्षिण का साहित्य भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता रहा और आदिकाल में संस्कृत साहित्य प्रचुर मात्रा में निर्मित हुआ। प्राचीन ग्रंथों पर टीकाएं भी खूब लिखी गई। संस्कृत साहित्य में चरित्र काव्य निर्माताओं में पद्मगुप्त, विल्हड़, कल्हड़, जयानक, नाटकों के विविध प्रयोगकर्ताओं में कृष्ण मिश्र, जयदेव, वत्सराज, जयसिंह, सरी,
महाकवि श्रीहर्ष, दूत या संदेश काव्य निर्माता धोई, और गीत गोविंदकार जयदेव, और भी बहुत सारे हैं। ये सब जो है इन्होंने अपना साहित्य प्रस्तुत किया, और साहित्य प्रस्तुत करने में अपभ्रंश भाषा को आदिकाल के हिंदी साहित्य में इम्पोर्टेंस दी गई। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश साहित्य को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया था: दोहा बंध में, पदधड़िया बंध में और गैपद बंध में। दोहा बंध के अंदर उन्होंने धार्मिक चीज़ों को रखा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने पदधड़िया बंध में उन्होंने चरित्र काव्य रखे, और गैपद बंध में उन्होंने बहुत तरीके के पदों को डिवाइड कर दिया। और इस तरीके से हमारा ये जो साहित्य है आदिकाल का, वो हमारा बहुत अच्छे से उभर पाया। सो स्टूडेंट, हमारा जो सारांश है वो आप लोगों को पता है कैसे लिखना है, ठीक है। अपने आंसर की 2-2 लाइनें उठाकर लिखनी है, और लास्ट में अपना पर्सपेक्टिव लिखना है। और फिर भी आप इस सारांश को पढ़ लेना एक बार, ताकि आपको और नॉलेज हो जाए कि इसको किस तरीके से लिखना है। सो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी, वो हमारी जो क्लास है वो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ है। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़ने के बाद हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।